हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का हम पिछले लेक्चर में कवर कर रहे थे टीनिया सोलियम। आज उसी का दूसरा भाग है टीनिया सोलियम का। आज हम अपना जो लेक्चर है वो आरंभ कर रहे हैं टीनिया सोलियम के तंत्रिका तंत्र से या नर्वस सिस्टम से। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है तथा दो भागों में बांट के इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है नर्व रिंग या तंत्रिका वलय, ये संख्या में 2 होते हैं। फिर दूसरा है अनुलंब तंत्रिका रज्जु या लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ये 5 जोड़ी होते हैं। पहले हम बात करते हैं तंत्रिका वलय की या नर्व रिंग की। स्कॉलिक्स में 2 सेरिब्रल गैंग्लियन एक रिंग से जुड़े रहते हैं। ये रिंग डॉर्सल और वेंट्रल योजी तंत्रिकाओं तथा मोटी ट्रांसवर्स तंत्रिका द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसे ब्रेन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस ब्रेन कॉम्प्लेक्स से आगे की ओर 8 तंत्रिकाएं, 4 वलय योजी तथा 4 अनुलंब योजी तंत्रिका होती हैं और ये तंत्रिकाएं निकलकर एक छोटी रिंग रोस्टेलर नर्व रिंग में समाप्त होती हैं। स्कॉलिक्स में गैंग्लियन से नर्व्स निकलकर चूषक और रोस्टेलम में जाती हैं। दूसरा भाग है हमारा लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ब्रेन कॉम्प्लेक्स से 5 जोड़ी लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलकर शरीर के पोस्टीरियर भाग में स्ट्रोबिला में जाती हैं। यह है एक एक जोड़ी डॉर्सल, वेंट्रल और एक लेटरल नर्व। हर प्रोग्लॉटिड में ये 5 पेयर नर्व्स की नर्व रिंग कमिशर वलय योजी द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगला है टीनिया का जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं इसका शरीर स्ट्रोबिला के पीछे प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। तो प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड में नर एवं मादा जनन अंग पाए जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक परिपक्व खंड में जो है वो द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है। इसमें प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है, पंपवर्ता पाई जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, वासा डिफरेंस और सीरस सैक से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसका सबसे पहला घटक है टेस्टिस या वृषण। प्रत्येक मैच्योर सेगमेंट में या खंड में टेस्टिस अनेक गोल रचनाओं के रूप में डॉर्सली या डॉर्सल सतह पर डॉर्सल भाग में फैले रहते हैं तथा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड अंडपूर्ण देहखंडों में विलुप्त हो जाते हैं। ये यानी कि मैच्योर सेगमेंट्स में होते हैं और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में ये विलुप्त हो जाते हैं। वासा इफरेंशिया, प्रत्येक टेस्टिस से महीन नलिका निकलती है जिसे वासा इफरेंशिया कहते हैं। वासा डिफरेंस या शुक्रवाहिनी, समस्त वासा इफरेंशिया संयुक्त होकर एक स्पर्म डक्ट में खुलती हैं और ये जननवेश में खुलती है। सीरस सैक या शिश्न कोश, शुक्रवाहिनी का बाहरी छोर पेशीय हो जाता है और ये सीरस सैक कहलाता है, शिश्न कोश कहलाता है। इस सैक में एक बहिसारी प्रोट्रूसिबल सीरस होता है जिस पर कांटे, हुक या गग्रिकाएँ पाई जाती हैं। अब है मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें सबसे पहला जो भाग है वो है अंडाशय या ओवरी। हर मैच्योर प्रोग्लॉटिड में डॉर्सोवेंट्रल सतह पर चपटी मेडुला के भीतर 2 ओवरीज या अंडाशय स्थित होते हैं। दोनों अंडाशय एक ट्रांसवर्स ब्रिज द्वारा जुड़े रहते हैं।
ओविडक्ट या अंडवाहिनी, एक ओविडक्ट ट्रांसवर्स ब्रिज से नीचे निकलकर ऊ टाइप में खुलती हैं और ऊ टाइप एक छोटा सा वेश्म होता है, फोल्ड होता है, जो ओविडक्ट, यूट्रस व विटेलाइन मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है तथा महलिस ग्लैंड से घिरा रहता है। वेजाइना या योनि पतली ट्यूब के रूप में निकलती है तथा बाहर की ओर जनन वेश्म में खुलती है। अब बात करते हैं गर्भाशय या यूट्रस की। ये ऊटाइप से निकलती है तथा पतली सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड के अग्र व मध्य भाग में होती है और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में ये बड़ा और ब्रांच्ड होकर पूरे खंड को ही घेर लेता है यूट्रस। इसमें फर्टिलाइज्ड एग और डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं, और इसीलिए ये पूरे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को एक सेगमेंट को पूरा घेर लेती हैं। अब बात करते हैं विटेलाइन ग्लैंड की। तो अनेक पुटिकाओं से बनी हुई रचना होती है ये, जो अंडाशय के नीचे होती है। इससे एक योक नलिका, पीतक नलिका निकलकर ऊ टाइप में खुलती है। इस ग्लैंड के स्त्रावण में योक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला ग्लैंड है महलीस ग्लैंड। ये अनेक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ग्लैंड होता है और ऊ टाइप को चारों ओर से घेरी रहती है। ये गर्भाशय के मार्ग को चिकना बनाए रखते हैं। अब हम देखते हैं टीनिया का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। आपको चित्र में इसका फीता क्रमिका भ्रूणीय विकास दिखाई पड़ रहा है और टीनिया सोलियम अपना जीवन चक्र अपने प्राथमिक परपोषी मनुष्य तथा मध्यम परपोषी सूअर की सहायता से पूरा करता है। ये एक डायजेनेटिक जंतु है और जीवन चक्र इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन पाया जाता है। एक मैच्योर खंड का सीरस उसी खंड की योनि में स्पर्म्स को संचित कर देता है और अंडे का निषेचन अंडवाहिनी या ओविडक्ट के अंदर होता है। फिर ऊ टाइप में योग इसके चारों तरफ जमा हो जाता है तथा अंड कवच बन जाता है। ऑन्कोस्फीयर, जाइगोट का गर्भाशय में संचय होता है तथा प्रत्येक फर्टिलाइज्ड एग अलग अलग परिवर्धन अवस्थाओं में होता हुआ हेक्साकैंथ लार्वा का निर्माण करता है। और चित्र में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, प्रत्येक हेक्साकैंथ लार्वा पर काइटिन से बने 7 हुक पाए जाते हैं। हेक्साकैंथ मोटी आंतरिक तथा पतली बाहरी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है या घिर जाता है एकदम। और जब ये इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से घिर जाता है तो इसे हम ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। आपको चित्र बी में दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक यूट्रस में 30,000 से 40,000 ऑन्कोस्फीयर मिलते हैं। अब ये सेकेंडरी होस्ट को किस प्रकार से संक्रमित करता है ये देखते हैं। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड टीनिया से टूटकर परपोषी के मल के साथ उसके फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और जब सुअर ह्यूमन फीकल मैटर को खाता है तो ये उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम की क्रिया द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये उसकी भित्ति को भेदते हुए ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों में पहुंच जाता है और रक्त के साथ हृदय से होता हुआ ऐच्छिक मांसपेशियों में अपनी जगह बना लेता है। अब पेशियों में इसके जो हुक हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और ये ऑन्कोस्फीयर ब्लैडर वर्म या सिस्टीसर्कस लार्वा में बदल जाता है। ये संक्रमणकारी या इन्फेक्टिव स्टेज होती है। जब मनुष्य इन्फेक्टेड सुअर के मांस को कम पका के खाता है
तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है तथा छोटी आंत में पहुंचकर ये सिस्टी सर्कस सक्रिय हो जाता है और आंत की भित्ति से चिपक जाता है। सिस्टी सर्कस का ब्लडर समाप्त हो जाता है और नेक से या ग्रीवा क्षेत्र से नए खंडों का बनना आरंभ हो जाता है और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब इसकी जनकता या पैथोजेनेसिस की बात करें तो एडल्ट या वयस्क टेपवर्म द्वारा फैलाया जाने वाला रोग टीनियासिस कहलाता है। इस बीमारी में जी मितलाना या नौशिया होता है एवं पेट में दर्द होता है तथा एनीमिया या रक्त की कमी हो जाती है। कभी कभी सिस्टी सर्कस लार्वा भी मानव में रोग उत्पन्न करता है जिसे सिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।